नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एस्ट्रो दुनिया में, जहां हम आपको बताते हैं कि आखिर ज्योतिष के हिसाब से कैसा रहने वाला है आपका आने वाला सप्ताह। और इस सप्ताह शेयर बाजार, साथ ही साथ सोने चांदी के भाव में किस तरह की कमी रहेगी या तेजी रहेगी, इन तमाम बातों को जानने के लिए और उन बातों पे से ये कहें कि पर्दा हटाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रो दुनिया के राजीव प्रकाश जी अग्रवाल। राजीव जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम एस्ट्रो दुनिया में। राजीव जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानेंगे कि ये सप्ताह किस तरह का रहने वाला है, ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी और ग्रहों की स्थिति के अनुसार ये सप्ताह मार्केट के लिए भी कैसा रहेगा। देखिए, पिछले सप्ताह मैंने दर्शकों को कहा था कि आतंकवादी घटनाएं, बम विस्फोट की घटनाओं में वृद्धि होगी। वो आपने देखा कि जो पिछला सप्ताह था उसमें कई जगह बम विस्फोट की घटनाएं हुई, आतंकवादी घटनाएं बढ़ी। पाकिस्तान में भी एक बड़ा बम विस्फोट हुआ जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की क्षति हुई है। और दूसरा, मैंने आपको कहा था कि सूर्य के परिवर्तन के बाद दिन के तापमान में थोड़ी वृद्धि हो जाएगी, ठंड में कमी हो जाएगी, लेकिन रात को ठंड अभी चलेगी। वैसा ही हुआ कि दिन के तापमान में अचानक वृद्धि हुई है, लेकिन अभी मैं कहूँगा कि ठंड पूरी तरह से गई नहीं है। 26 फरवरी को सूर्य ग्रहण लग रहा है, वहाँ से फिर एक बार हम देखेंगे कि किसी न किसी रूप में ठंड का प्रवेश होगा जी। और 26 फरवरी को सूर्य ग्रहण के समय जो प्लैनेटरी पोजीशन बन रहे हैं, ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, उसमें 4 मार्च तक 2-4 दिन आगे पीछे कुछ बड़े डिजास्टर को मैं देख रहा हूँ। कोई बड़ी घटना घट सकती है पूरे विश्व में, वो आतंकवादी भी हो सकती है, कोई युद्ध की स्थिति निर्मित हो सकती है, सुनामी हो सकती है, कोई बड़ा भूकंप भी हो सकता है जी। और वो समय प्रारंभ हो रहा है 20 तारीख से। 20 से 4 मार्च के बीच में कभी भी इस तरह की कोई बड़ी घटना आ सकती है जिसका असर किसी न किसी रूप में पूरे विश्व पे पड़ेगा, विश्व के बाज़ारों पे पड़ेगा। अब इस सप्ताह का अगर हम ग्रहों मार्केट की ग्रहों की स्थिति, पहले ग्रहों की स्थिति देखें तो इस सप्ताह जो चंद्रमा है वो वृश्चिक, धनु और मकर में संचार करेगा जी। 18 फरवरी को बुध जो है वो मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, जो इस बात की सूचना दे रहा है कि कहीं भी बहुत टकराव की स्थिति बन सकती है, जिसका बड़ा इफेक्ट क्रूड ऑयल पे पड़ सकता है। मैं सीधा सीधा बात करूं तो 20 फरवरी से लेके 4 मार्च के बीच में क्रूड ऑयल में किसी भी समय एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ 19 फरवरी को सूर्य जो है सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है और 22 फरवरी को बुध कुंभ में प्रवेश करेगा। तो जो अभी जो आने वाला समय है, विशेष रूप से 4 मार्च तक, ये बड़ी तनावपूर्ण, ग्रहों की स्थिति से बात करें तो बहुत तनावपूर्ण स्थिति है। पूरे विश्व में कई तरह की घटनाएं एक साथ देखने को मिल सकती हैं और जो जनमानस को, आम जन को काफ़ी प्रभावित कर सकता है। इसमें बड़े नुकसान भी हो सकते हैं, तो ये सावधानी का समय है। अब इसके बाद हम सोने चांदी की बात, शेयर बाज़ार की बात करें तो शेयर बाज़ार में दोस्तों पिछला सप्ताह कुल मिलाकर तेज़ी का रहा। निफ्टी को अगर हम बात करें टेक्निकल भाषा में तो निफ्टी ने 8730 का न्यूनतम स्तर बनाया पिछले सप्ताह में, और जो निफ्टी का उच्चतम स्तर था वो था 8860 का। इसी तरह हम बैंक निफ्टी को देखें तो पिछले सप्ताह में इसका न्यूनतम स्तर था 20,050 का और जो उच्चतम स्तर था वो था 20,875 का। और जो इसकी साप्ताहिक क्लोजिंग आई है शुक्रवार को वो है 8816 निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो 20,540 है। दोस्तों, मैंने पिछले सप्ताह भी आपको कहा था कि जब तक निफ्टी 8700 को ब्रेक नहीं करती है, टेक्निकली अगर बात करें तो बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। लेकिन ज्योतिष के आईने से अगर हम इसको देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी एक बड़ी गिरावट आने वाली है। लेकिन बाज़ार में आप कोई भी काम टेक्निकल स्तर को देखते हुए करें। निफ्टी अगर 8700 ब्रेक करती है तो टेक्निकल ये समझें कि बाज़ार में एक बड़ी गिरावट
शुरू हो जाएगी। अगला सप्ताह अगर हम देखें तो मंगलवार से बुधवार के बीच में एक गिरावट की संभावना मुझे दिखाई दे रही है, और अगर यह बड़ी गिरावट आती है तो फिर ये चलती रहेगी। विशेष रूप से मैं 22 फरवरी की बात करूंगा, जिस दिन मुझे बड़ी गिरावट दिख रही है। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये सावधान करना चाहता हूं कि आप कोई भी काम करें तो टेक्निकल स्तर को देखते हुए करें, क्योंकि यह मेरा ज्योतिषीय अनुमान रहता है। लेकिन अगर 8700 निफ्टी ब्रेक हो जाती है तो मेरा मानना है कि 23 तारीख को बाज़ार की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी वो 8600 के आसपास हो सकती है जी। और इसके बाद वाले सप्ताह में अगर किसी तरह बाज़ार गिरावट से सप्ताह बच जाता है जी, तो मुझे ऐसा ज्योतिष से लग रहा है कि अगला सप्ताह जो है निश्चित रूप से एक बड़ी गिरावट बाज़ार में आएगी, और ये गिरावट मार्च के अंत तक चलेगी। ऐसे भी मेरा पुराना अनुभव रहा है कि जब भी बाज़ार में बड़ी गिरावट आने वाली होती है तो पहले बाज़ार एक ऐसे स्तर पर ले जाता है जहां लोगों को यह लगने लगता है कि बाज़ार में अभी बहुत तेज़ी बाकी है, और अचानक बाज़ार करवट लेता है और लोग इसमें फंस जाते हैं। तो आप टेक्निकल स्तरों का ध्यान रखते हुए काम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम चलें सोना चांदी की तरफ। दोस्तों, जैसा हमने कहा था, पिछला सप्ताह सोना चांदी में लगभग तेज़ी बनी रही। सोना ने कॉमेक्स के भाव में मैं कहूँ तो $1217 का एक न्यूनतम स्तर बनाया, और पिछले सप्ताह इसका जो उच्चतम स्तर था वो था 1246। सिल्वर में भी हम बात करें तो कॉमेक्स के भाव में इसका न्यूनतम स्तर था 1770 का, और उच्चतम स्तर था 1810 का। अगर हम इसको MCX में भारतीय रुपये में इसका भाव कहें तो सोने ने जो न्यूनतम स्तर बनाया है वो 28,900 का बनाया है, और जो इसका उच्चतम स्तर रहा वो 29,460 का रहा। तो सोने चांदी में अभी ये तेज़ी चलती रहेगी। लेकिन हम अगले सप्ताह की बात करें, ये जो सप्ताह है, इस सप्ताह में विशेष रूप से 21-22 के बीच में सोने चांदी में एक गिरावट देखने को मिलेगी। या तो वो 21 को आएगी या 22 को आएगी जी। मेरी सलाह है कि उस गिरावट में आप खरीदें, उसके बाद बाज़ार में एक अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। 23-24 दोनों दिन बाज़ार में तेज़ी है, और इसका अगला सप्ताह भी बाज़ार में तेज़ी है। यानी कि 21 और 22 तारीख का आप एक अनुमान जो बता रहे हैं कि 21 और 22 तारीख ऐसी वो 2 तारीखें हैं जिनको सोना और चांदी इनमें गिरावट हो सकती है। अगर गिरावट हो तो ही आप खरीदारी की तरफ आगे बढ़े। हाँ, और ये तेज़ी अभी सोने चांदी में बहुत सारी बाकी है, और आने वाले दिनों में सोने चांदी में काफ़ी अच्छी तेज़ी है। लगातार मैं 1-1.5 महीने से दर्शकों को सोने चांदी की तेज़ी बताता आ रहा हूँ, और तब से देखें तो सोने चांदी में काफ़ी अच्छी तेज़ी हो। जिस तरह आपने बताया भी है कि शुरू से हम ये बात करते आए हैं कि ये साल जो है चांदी का है, चांदी का साल है, सोने का भी साल है, लेकिन चांदी में विशेष रूप से मैं बहुत तेज़ी देख रहा हूँ। और यह तेज़ी जो है कुल मिलाकर उतार चढ़ाव के साथ मैं बात करूँ तो मध्य मार्च तक का है। तब तक बहुत अच्छी तेज़ी चांदी और सोने में देखने को मिलेगा। दर्शकों, मैंने जैसा आपको क्रूड ऑयल का बताया कि क्रूड ऑयल में बुध के घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद क्रूड ऑयल में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगा, जो 20 फरवरी से 4 मार्च के बीच में मेरा अनुमान है कि क्रूड ऑयल 58 से $60 के बीच में जा सकता है, या इससे ऊपर भी जा सकता है। अगर इसको हम भारतीय रुपये में बात करें तो ये 3800 या उसके ऊपर के स्तर तक जा सकता है। तो दर्शकों, ये थे मेरे इस सप्ताह के सोने चांदी शेयर बाज़ार। लेकिन साथ ही मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरे ज्योतिषीय अनुमान होते हैं। बाज़ार में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। अगर आप कोई निवेश कर रहे हैं या पैसा लगा रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेके काम करें, और तकनीकी ज्ञान आपको होना चाहिए, या तकनीकी स्तरों का ध्यान रखें। आपके किसी भी नुकसान या फ़ायदे के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से राजीव प्रकाश अग्रवाल, एस्ट्रो दुनिया या दबंग न्यूज जिम्मेदार नहीं होगा। जी राजीव जी, आगे बढ़ते हैं, शो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सबसे पहले 3 राशियों की, मेष, वृषभ और मिथुन। सबसे पहले कालचक्र की पहली राशि हम मेष राशि की तरफ चलते हैं। जो ये सप्ताह है 19 तारीख से 25 फरवरी का, मेष राशि वालों को
को इस सप्ताह के लिए मेरी सलाह है कि बहुत ज़रूरी हो तो ही व्यावसायिक यात्रा करें, अन्यथा न करें, क्योंकि उसमें कोई फ़ायदा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप करते हैं तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दें। तो कुल मिलाकर यह जो सप्ताह मेष राशि वालों के लिए है वो एक साधारण सप्ताह है, मिला जुला सप्ताह है। इस सप्ताह की जो शुभ तिथियां, लकी डे आपके लिए हैं वो हैं 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख। और जिस दिन आपको सावधानी बरतनी है वो तिथि है 19 फरवरी। अब मेष राशि के बाद हम चलते हैं वृष राशि की तरफ। वृष राशि वाले को मेरा कहना है कि छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहें, अन्यथा वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, धन हानि हो सकती है। सावधानी बरतनी आवश्यक है। आपसी रिश्ते को बनाए रखें। मित्रों से आपको इस बार जितना आपने सोचा है सहयोग नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ आपको अनचाही यात्राएं करनी पड़ सकती है, अप्रत्याशित यात्राएं करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह की जो शुभ तिथि है वो 25 फरवरी है और जिस दिन आपको सावधान रहना है इस सप्ताह वो है 20 और 21 फरवरी। 20 और 21 फरवरी को सावधानी बरतनी है। और इसके बाद अगली राशि मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि के लिए जातकों को मैं कहना चाहता हूँ यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको महत्वपूर्ण कार्य करने का अवसर मिलेगा और जो काम आप करेंगे उसमें आर्थिक लाभ और प्रतिष्ठा दोनों मिलेंगे, तो इसलिए आप उसमें पूरा ध्यान दें, अच्छी मेहनत करें। हाँ, मित्रों पर अत्यधिक विश्वास न करें, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जो भी काम करें सोच विचार कर करें, अपनी प्रेरणा से करें, तो यह सप्ताह बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं। इस सप्ताह की जो शुभ तिथि आपके लिए है वो 19 फरवरी है और जो अशुभ तिथि है जिस दिन आपको सावधानी बरतनी है वो है 23 और 24 फरवरी। 23 और 24 फरवरी जी। इसके बाद कालचक्र की चौथी राशि कर्क राशि। इस सप्ताह आर्थिक स्थिति आपकी संतोषजनक रहेगी। धन की भी आवक जो है मनोनुकूल होगी। साथ ही धन का प्रबंधन अगर आप अच्छे ढंग से कर पाते हैं तो आगे जाके इसका आपको अच्छा लाभ मिलेगा। पर यह ध्यान रखें कि धन का प्रबंधन मैंने इसलिए आपको कहा है कि अचानक कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती है इस सप्ताह में जहाँ ना चाहते हुए भी आपको खर्च करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप बचत करेंगे तो खर्च करने में आपको आसानी होगी। सोच समझकर पैसे का निवेश करें, अन्यथा बड़ा घाटा उठाना पड़ सकता है। तो या हो सकता है कि इस सप्ताह अगर आप टाल दें, कोई नया काम में निवेश ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए जो शुभ तिथियाँ हैं वो 20, 21 और 22, ये तीनों दिन आपके अच्छे हैं। और जो इस सप्ताह की सावधानी बरतने वाला दिन है वो है 25 फरवरी। अब कर्क राशि के बाद चलते हम सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह आनंद मनाने का है, बहुत अच्छा है। हर क्षेत्र से आपको लाभ मिलेंगे, आमदनी के नए साधन भी उपलब्ध होंगे, बस आप अपनी मेहनत बढ़ा दें। साथ ही साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक तरफ ये बहुत अच्छा है लेकिन दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से आप अपने जीवन साथी को ध्यान नहीं दे रहे हो, सिंह राशि वाले, तो उसका परिणाम इस सप्ताह आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसा कोई तनाव की स्थिति उत्पन्न हो उससे पहले ही आप जीवन साथी से अगर अपनी नज़दीकता बढ़ा लें, उनका आदर करें, तो बाकी सब मामलों में ये सप्ताह बड़ा खुशहाल है सिंह राशि वालों के लिए। और इस सप्ताह के जो शुभ दिन आपके हैं वो 23 और 24 फरवरी हैं और जो सावधानी बरतने का दिन है वो 19 फरवरी है। अब काल चक्र की छठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत सावधानी का है। अगर जरा सी भी आपने लापरवाही कहीं बरती तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो बहुत सावधान रहें। काम धंधे में भी कोई जोखिम का काम लेने से बचें, कोई नया निवेश न करें और कोई भी नया काम अगर बहुत ज़रूरी हो तो बहुत सोच समझ कर ही करें। इस सप्ताह आपकी जो शुभ तिथि है वो 19 फरवरी है और जो सावधानी की तिथियां हैं वो 21, 22 और 23 फरवरी है। 21, 22 और 23 ये वो तारीखें हैं जिस समय आपको थोड़ा संभल कर चलना है, थोड़ा सावधानी बरतनी है। तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह का जो मूल मंत्र है लाभ उठाने का, विनम्र बने रहें, गुस्से पे कंट्रोल करें, तो इस सप्ताह का बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो लाभ तो आर्थिक लाभ तो होंगे लेकिन परिवार में विवाद हो जाएगा, तो यह ध्यान रखें।
इस सप्ताह साथ ही बड़े लेन देन करने से बचें, अन्यथा भविष्य में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। विनम्र बने रहें और अपने वाणी पर कंट्रोल करें या संयम रखकर चलें तो इस सप्ताह का आप अच्छा लाभ उठा सकते हैं। और तुला राशि वालों के लिए सप्ताह की जो शुभ तिथियां हैं वो 20, 21 और 22 हैं, और जो सावधानी बरतने की तिथि है वो 23 और 24 फरवरी है। अब तुला राशि के बाद आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में के जो लोग हैं, जातक हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, के काम धंधे से जुड़े हुए हैं या किसी न किसी रूप में विदेश से जुड़े हुए हैं, उनको इस सप्ताह अच्छी सूचना मिल सकती है, अच्छा धन लाभ हो सकता है। नौकरी में जो परिवर्तन करना चाह रहे हैं उनके लिए सप्ताह बहुत अच्छा है, वो प्रयास करें, उन्हें सफलता मिलेगी। हाँ, सप्ताह मध्य में कुछ व्यर्थ की चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं, तो घबराएं नहीं, अच्छे से उसका मुकाबला करें। ये परेशानियां व्यर्थ की होंगी और अंत में आपकी जीत होगी। आपके लिए जो शुभ तिथि है वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह की वो है 23 और 24 फरवरी, और जो सावधानी बरतने का दिन है वो है 25 फरवरी। अब वृश्चिक के बाद हम चलते हैं कालचक्र की 9वीं राशि धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए भी ये सप्ताह आर्थिक पक्ष पे बहुत अच्छा है। बहुत समय से रुके हुए आपके काम पूरे होंगे। हाँ, खान पान में थोड़ी सावधानी रखें ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। संतान पक्ष से भी आपको बहुत सुखद समाचार मिल सकता है। इस सप्ताह में बड़ी अजीब चीज़ देख रहा हूँ कि आपकी महत्वाकांक्षाएं जो हैं बहुत बढ़ जाएंगी, तो उस पर थोड़ा कंट्रोल रखें। आपके लिए जो शुभ तिथि है इस सप्ताह की वो है 25 फरवरी, और जो सावधानी बरतने का दिन है वो है 19 फरवरी। अब कालचक्र की 10वीं राशि मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए है कि अगर जो छात्र हैं किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं या किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उनके लिए सप्ताह बड़ा सुखद है, अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। जीवन साथी से भी अच्छा सहयोग मिलेगा और धन लाभ के भी योग इस सप्ताह अच्छे हैं। पारिवारिक माहौल भी सुखद रहेगा। तो कुल मिलाकर बात करें तो मकर राशि वालों के लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा है। और इनके जो शुभ दिन हैं इस सप्ताह के, लकी डे हैं, वो है 19 फरवरी, और जिसमें थोड़ी सावधानी बरतनी है आपको वो है 20, 21 और 22 फरवरी। अब काल चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि। इस सप्ताह आप अपनी मेहनत से खुश होंगे तथा धन लाभ भी बहुत अच्छा होगा। आपके काम की भी सराहना की जाएगी। इतना ध्यान रखें कि आपकी बातचीत में मधुरता होनी चाहिए, जो आपके सफलता में 4 चांद लगा देगी। इस सप्ताह के जो शुभ दिन आपके हैं वो हैं 19, 20, 21 और 22। 4 दिन इनके शुभ हैं। तो आप जितनी मेहनत करें उसका फ़ायदा उससे बहुत ज़्यादा होगा। जो सावधानी बरतना है वो है 23 से 24। अब काल चक्र की अंतिम राशि आती है मीन राशि। इस सप्ताह अगर मैं बात करूं तो मीन राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव सप्ताह है ये। तो उनको हर फ्रंट पे सावधानी बरतनी चाहिए, थोड़ी नकारात्मक चीज़ों से दूर रहें। बातों से दूर रहें। चाहे आप नौकरी पेशा हैं या व्यवसाय में हैं, तो दोनों ही मैं कहूँगा आप सावधानी से काम करें। आपके जो बॉस हैं या जो आपके कलीग हैं उनसे उलझने से बचें जी। साथ ही साथ आप कर्ज लेने से भी बचें। इस सप्ताह आपका लिया हुआ आप अपना खर्च उठाएं। हाँ, इस सप्ताह अगर आप कोई कर्ज लेते हैं तो ऐसे ग्रह योग हैं जिनको बाद में आपको लौटाने में बहुत परेशानी होगी। तो इस सप्ताह अगर आप कर्ज लेने को टाल दें तो काफ़ी फायदे में रहेंगे। हाँ, अगर कोई पुराना विवाद आपका चला रहा है, चाहे वो कोर्ट में है या कहीं भी है, उसमें इनकी विजय हो सकती है। लेकिन हाँ, कुल मिला के यह सप्ताह जो है सावधानी से निकालने का सप्ताह है। तो फिर आप इस समय को काट लें। जो आपके लिए शुभ दिन है वो हैं 20 और 23। 20 और 23 2 तारीख है सप्ताह की। और जो अशुभ है, जिस दिन सावधानी बरतनी है, वो है आपका 25 फरवरी। तो ये थे इस सप्ताह के राशि जी। अब राशिफल के बाद हम अपने सब्जेक्ट पर आएंगे जिस पर हम हमेशा बात करते हैं, या एक वो विषय जिस पर दर्शकों के सामने उसके पूरी डिटेल के साथ हम आते हैं, उसकी पूरी पॉजिटिविटी के साथ आते हैं कि आखिर उस पर आपको काम कैसे करना है। आज के विषय पर देखिए, आज का विषय हमारा है कि हर आदमी कहता है कि मेरे सपने पूरे नहीं हुए, मैं बहुत परेशान हूँ,
तो देखिए दो ही स्थितियों में होती है। एक तो होता है कि आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल कितना है, दूसरा यह है कि आप समय को कितना महत्व देते हैं, टाइम मैनेजमेंट कितना है, टाइम मैनेजमेंट कितना है। नहीं, टाइम मैनेजमेंट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है जी, जो मैं कहना चाहता हूँ कि कोई समय हमारा निकल गया है, चाहे वो 10 मिनट हो, 5 मिनट हो या 1 घंटा हो, क्या हम उसको वापस ला सकते हैं? किसी भी कीमत पे हम वापस नहीं ला सकते। बिल्कुल सही कहा, बीता हुआ समय वापस नहीं कभी नहीं आ सकता। तो ये हमेशा आप ध्यान रखें। सपने देखना बहुत अच्छी चीज़ है, सपने देखना भी चाहिए, लेकिन सपने सोते हुए नहीं देखना चाहिए, सपने हमेशा जागते हुए देखना चाहिए। देखिए ज्योतिष क्या है? ज्योतिष टाइम मैनेजमेंट है। ज्योतिष टाइम मशीन को पढ़ना जानता है, यही है ज्योतिष। बहुत सारे दर्शक मेरे को फ़ोन करते हैं या मेल करते हैं और कहते हैं कि मैं उनको कोई पूजा नहीं बताता हूँ, कोई रत्न पहनना नहीं बताता हूँ, जबकि नॉर्मल सारे ज्योतिषी बताते हैं। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ग्रह, पहली बात तो यह है कि मैं इस बात पे आता हूँ कि सारे ज्योतिषी कहते हैं शनि खराब है, राहु खराब है, मंगल खराब है, बुध खराब है, आपका खराब। पहली बात तो यह है कि सारे ग्रहों को हम अपने हिंदू मैथोलॉजी में या हिंदू धर्म में देव कहते हैं, तो भगवान स्वरूप हैं। तो देव कभी खराब तो हो ही नहीं सकता। अब देव खराब नहीं है तो फिर हम, पहली बात तो यह है कि हम अपने आप में सुधार करें कि गुरु खराब है या शनि खराब है। पहला है कि खराब हम हैं, हम उस ग्रहों के अनुकूल अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं जी। तो उसके लिए अपने आप में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है जी। अपने काम में, अपने स्टाइल में, अपने आचरण में। देखिए जब भी हम अपने आचरण को हम बिगाड़ते हैं जी, थोड़े समय भले हम जितना भी पैसा कमा लें, लेकिन अनंत उसका जो अंतिम परिणाम होता है वो बहुत खराब होता है। तो हमारे ग्रह हमेशा ये कहते हैं कि हम अपने आचरण को अच्छा बनाए रखें, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को अच्छा बनाए रखें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत बेहतर होगा। अब जैसे देखिए मैं पूजा को मना क्यों करता हूँ, सबसे पहली बात यह है, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं पूजा का विरोधी हूँ या किसी रत्न का विरोधी हूँ। पूजा हम किसी भगवान की करते हैं जिसको हम भगवान मानते हैं, लेकिन ये सोच के पूजा नहीं करें कि ये पूजा करने से मेरा समय बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा या मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्या होता है, जैसे आपको एक किसी ज्योतिषी ने कहा कि आप ये शिव जी की ये पूजा कर लीजिए या गणेश जी की ये पूजा कर लीजिए, आपके ग्रह ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। आपने वो पूजा करवा ली और आपको कोई फ़ायदा उसका महसूस नहीं हुआ। फ़ायदा इसलिए महसूस नहीं हुआ कि आपने अपने आप को चेंज नहीं किया। बिल्कुल सही। आपने एक पूजा करवा के समझ लिया कि ऊपर से कोई अचानक चीज़ आ जाएगी और मेरे सारा चीज़ बदल देगी, बदल देगा, अब उसके बाद सब कुछ ठीक। और जब फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ कि उस पूजा के प्रति आपके मन में एक अजीब तृष्णा उत्पन्न होती शुरू हो गई। या कई लोगों को आपने बोलते सुना होगा, ये फालतू है पूजा पाठ, कर्मकांड की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान होता नहीं कि मैंने ये करवाई, ये नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हम अपने इष्ट का, अपने भगवान का भी अपमान कर रहे हैं। अगर हिंदू मैथोलॉजी को समझें तो पूजा हम इसलिए नहीं कराना चाहिए कि हमको कोई बड़ा लाभ हो जाएगा, ईश्वर भक्ति के लिए, या ईश्वर भक्ति नहीं, उसको मैं कहूँगा कि एक मानसिक शांति हमको मिलती है। यह रत्न हम पहनते हैं, देखिए ये रत्न जो हम पहनते हैं ये सीधा सीधा जो काम करता है एक साइकोलॉजिकल काम करता है। इसका प्रैक्टिकल में कोई काम फ़ायदा मैंने आज तक महसूस नहीं किया जी। क्या होता है कि एक अंगूठी हम जब पहन लेते हैं तो मुझे लगता है कि मैंने कोई चीज़ कर ली है, अब मेरा बुरा समय निकल रहा है। तो ये एक जो कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है तो वो थोड़ा पॉजिटिव ऑरा के जो कहते हैं वो बनने लगता है। पॉजिटिव उसको 5-10% के हैं काम करता है। लेकिन साथ साथ हमको अपने कर्मों में भी परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ज्योतिष जो है ये टाइम मशीन को देखना जानता है। उसका एक फार्मूला है कि आपका समय क्या है। ज्योतिष आपको ये बताता है कि आपकी जीवन की कमियां क्या क्या है, आपके जीने का ढंग, खाने का ढंग, काम करने का ढंग क्या है।
आपको उसमें जब आप जान गए किसी ज्योतिषी के पास जाके तो आपको उसमें सुधार लाना चाहिए। और जब आप सुधार लाते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ आपको धीरे धीरे मिलता है। जैसे देखिए, मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं भी आज मोटिवेशन का काम कर रहा हूँ, लोगों को समझाने का काम कर रहा हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग रविनाथ गुरु जी चला रहे हैं, अरविंदो जी चला रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं। हाँ, कई तरह के प्रोग्राम, प्रवचन अच्छे अच्छे होते हैं, हजारों लाखों लोग सुनने जाते हैं। बल्कि मैं कहूँगा ये एक कैंसर की तरह हो गया, एक नशा है। मोटिवेशनल प्रोग्राम में जाना, प्रवचन में जाना, इस तरह के प्रोग्राम में जाना बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है। लेकिन उन कार्यक्रम में बहुत अच्छा बताया भी जाता है, लेकिन हकीकत उससे कितने लोग लाभ उठा पाते हैं? वहाँ से सुन के आते हैं, अच्छा लगता है, फिर भूल जाते हैं। कि जब तक हम उस पर अमल नहीं करेंगे तब तक उसका लाभ हम नहीं उठा सकते। जैसे आज भी मैं भी कार्यक्रम करता हूँ, हर शो में बताता हूँ, मैं खुद कहता हूँ अगर मेरी बात पे आप अमल नहीं करेंगे तो मेरा कार्यक्रम देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप बंद कर दीजिए, मत देखिए। सबसे पहले आपको अमल लाना जरूरी है किसी भी चीज़ को। जैसे आज खाना कोई बना के आपको दे दिया, अब जब तक उसको हाथ से खाएंगे नहीं तो खाना आपके किस काम का है? जैसे देखिए, अब एक बड़ा प्रैक्टिकल चीज़ आपको बता रहा हूँ। एक आदमी कहता है मुझे 1 महीने में 10 लाख रुपए कमाना है, एक सपना है उसका, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको सफल होना है, जिसका सबसे अच्छा फार्मूला है कि 30 दिन होते हैं महीने में, अब 10 लाख को 30 से कन्वर्ट कीजिए, ठीक है? 1 दिन में कन्वर्ट करके लाइए, कितना हुआ? फिर उसको आप घंटे में कन्वर्ट कीजिए, फिर उसको आप मिनट में कन्वर्ट कीजिए। और जब इसको कैलकुलेट करके आप ले आएंगे मिनट में, अब आपके काम के घंटे कितने मिलते हैं आपको? 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, अधिक से अधिक। अब आप ये देखिए कि आपके काम के जो 10-12 घंटे आपके पास हैं, उसका सही यूटिलाइज आप कितना कर रहे हैं। अब आप 10 लाख का आपका सपना है कि मैंने मुझे कमाना है, और काम के घंटे में आपने 1 घंटा बर्बाद कर दिया फालतू चीज़ों में, कहीं गप मार के, कहीं कुछ करके, कहीं कुछ करके, काम के समय में। तो सोचिए आपने कितना बड़ा नुकसान किया अपना। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तब आपको खुद फील होने लग जाएगा जी कि 1 घंटा फालतू समय बिता के मैंने कितना बड़ा अपना नुकसान किया है। सही कहा। आप इसको पहले एक कागज़ पे कैलकुलेट कीजिए कि आपका एम है 10 लाख रुपया कमाना, वो मिनट में आ गया, और मिनट में आपने 10 मिनट बर्बाद किया, तो उसको आप देखिए कि 10 मिनट में आपने कितने पैसे बर्बाद किए। जब ये चीज़ आप देखने लग जाएंगे तो आपको अपनी कमी का एहसास होने लग जाएगा। तो मेरा दर्शकों को यही कहना है कि अपने समय को सही सदुपयोग कीजिए, बहुत बड़े सपने देखिए, क्योंकि अगर कोई सपना नहीं देखा होता तो आज टीवी नहीं होता, आज सपना नहीं देखा होता तो इतने नए नए आविष्कार नहीं होते। लेकिन उन्होंने सिर्फ सपना नहीं देखा, उस सपने को साकार करने के लिए अपने जीवन की पूरी ताकत, पूरा समय लगा दिया। अगर आप भी जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो अपने समय का सही सदुपयोग कीजिए और जागते हुए सपने देखिए, तो हर ग्रह आपके मित्र हैं और सफलता आपके कदमों में। तो राजीव जी, जिस तरह से आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ बताई, राशिफल के साथ साथ आपने बताया कि किस तरह आप अपने सपनों को साकार करें, और राजीव जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ रखी आज की, जागती आंखों से आप सपना देखें। तो इस कार्यक्रम में हम आपको शेयर मार्केट के साथ साथ, राशिफल के साथ साथ एक सब्जेक्ट पर बात करते हैं, और सब्जेक्ट पर पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी ताकत के साथ आते हैं कि आखिर कैसे उस सब्जेक्ट के साथ आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। और राजीव जी हर शो में हमारे साथ मौजूद रहते हैं ये बताने के लिए कि किस तरह आप ज्योतिष को एक दर्पण मानकर अपने जीवन को आगे चला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।